अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकता है इन लोग के? मेरा सिस्ट का साइज था 8.6 सेंटीमीटर। Okay. तो वो तो एक दिन में नहीं बना है ना। पीरियड पेन होता था, टीनेज से ही होता था, बट हमें बोला गया था कि नॉर्मल है। पर क्या पता हम एक ऐसे बीमारी से जूझ रहे होंगे जिसका हमें आइडिया भी नहीं है। मैंने हेल्थ को इतना इग्नोर किया था। मुझे डॉक्टर ने बोला शादी कर लो, बच्चा कर लो, यूट्रस निकाल दो। 2019 में मुझे पता चला मुझे एंडोमेट्रोसिस है, बट मैंने पूरा इग्नोर कर दिया। इट्स अ फुल बॉडी डिजीज़। ऐसा क्यों है कि जो डायग्नोस्टिक टाइम है वो 7 to 8 ईयर्स है? लड़कियों को बचपन से ये समझाया गया है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी। माँ बाप, हस्बैंड, बच्चे, ससुराल वाले, सबका ख्याल रखो, बट अपना ख्याल भी रखो, उसको सिखाया नहीं गया है। मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। तो तुम इसी पीरियड में एक लड़की की जिंदगी में कितना कुछ चलता है, तुम सोच के देखो। शादी कर लो, बच्चा कर लो, करियर में फोकस करो, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ। तो आपका अप्रोच क्या रहता है डाइट न्यूट्रिशन को लेकर? वुमेन हेल्थ कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज। लड़कियों को गहने खरीदने बोलो, साड़ी खरीदने बोलो, पार्लर जाने के लिए बोलो, दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बट दे विल नॉट spend the money on themselves to get their solution. फर्स्ट अप्रोच होता है स्पेशली फॉर एंडो, वी गो ग्लूटेन फ्री। इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा अप्रोच ये है कि आप बचपन से जो खाना खा के बड़े हुए हो उसको आप 100% छोड़ो मत। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में अपने लिए मैं अलग खाना बनाऊंगी, बच्चे के लिए अलग खाना बनाऊंगी, पति के लिए अलग खाना बनाऊंगी, नॉट पॉसिबल। नमस्ते, मैं गीतांजलि त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में। पीरियड पेन को अक्सर नॉर्मल बोल के इग्नोर कर दिया जाता है, पर क्या पता हम एक ऐसे बीमारी से जूझ रहे होंगे जिसका हमें आइडिया भी नहीं है। हम सब पीरियड पेन को नॉर्मल बोल के इग्नोर कर देते हैं, पर क्या ये हमेशा नॉर्मल होता है या हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है किसी ऐसी बीमारी का जिसको हम काफ़ी दिनों से लेके जूझ रहे हैं? हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी पे जो हमारी सिर्फ शरीर पे नहीं, हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आज हमारे साथ हैं मिस शोमिया, जो फाउंडर हैं शी हील्स की। 600 प्लस वुमेन्स को सपोर्ट दे चुके हैं ये लोग, एंड आज हम उनकी अपनी स्टोरी को जानते हैं और कुछ सीखते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या हमें करना चाहिए जिससे हम अपने आप को सपोर्ट दे सकें। तो शोमी, नमस्ते एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। एंड शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। पहले आपकी जर्नी कैसे रही, आपने ये प्लेटफॉर्म कैसे शुरू किया? 2019 में मुझे पता चला मुझे एंडोमेट्रोसिस है, बट मैंने पूरा इग्नोर कर दिया। और कैसे पता चला था? पीरियड पेन को तो पीरियड पेन होता था, टीनेज से ही होता था, बट हमें बोला गया था कि नॉर्मल है। एंड उसी में वो नॉर्मल सी को झेलते झेलते इतने साल निकल गए। तो मैं बाहर रहती थी, मैं चाइना में रहती थी। 2017 में इंडिया वापस आई, एंड इट टुक अ टोल ऑन माई हेल्थ, यू नो दैट चेंज ऑफ प्लेस एंड कमिंग टू कॉर्पोरेट फ्रॉम एकेडेमिया। ये जो पूरा जर्नी था, वो जर्नी में मैंने हेल्थ को इतना इग्नोर किया था। एंड क्या था कि 25 तक सब कुछ बढ़िया था, मतलब जो भी तुम कर रहे हो सब कुछ बॉडी सह लेती थी। बट आफ्टर 25 क्या हुआ कि थोड़े साइंस दिखने लगे, एंड ऑनेस्टली आई इग्नोर्ड एवरीथिंग कि भाई क्या ही हो रहा है, ठीक है ना। बट मैं जब इंडिया वापस आई, बैंगलोर में गई मैं 2018 में, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। जॉब नया था, सिटी नहीं थी, सब कुछ नया था। आई वॉज नॉट हैविंग द हैबिट ऑफ सिटिंग फॉर सो लॉन्ग टू वर्क, राइट। आई वॉज नॉट रियली फीलिंग वेल। तो मैं गई एक डॉक्टर के पास। शी चेक्ड मी एंड शी सेड मुझे लग रहा है कि तुम्हें थायराइड के सारे लक्षण हैं, एंड गो गेट इट चेक। एंड मैं चेक की तो मुझे बॉर्डर लाइन थायराइड आया। सिर्फ ब्लड टेस्ट ही करवाया था। तो उन्होंने बोला कि देखो, यू आर वेरी यंग। आई वॉज 28 एट दैट पॉइंट ऑफ 27 आई वॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने बोला देखो, तुम्हारी उम्र अभी काफ़ी कम है, आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू ऑन मेडिसिन, तुम एक बार लाइफस्टाइल चेंजेस में ध्यान दे दो। अगर 6 महीना 1 साल बाद जाके तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, देन वी विल थिंक ऑफ पुटिंग यू ऑन मेडिसिन, बट अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। दैट वाज एन अमेजिंग एडवाइस। तो वहाँ से ना मेरी हेल्थ, टेकिंग केयर ऑफ माई ओन हेल्थ शुरू हुआ था, बट आई वॉज रियली इग्नोरेंट। तब उस टाइम सिर्फ ब्लड टेस्ट हुआ था। तो मुझे लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, बिकॉज थायराइड इज ऑल्सो अ हार्मोन, उसी टाइम से शुरू हो चुका था।
and I definitely did all kind of things. मैंने you name it, I had done it. तो योगा मुझे बहुत अच्छे से सूट किया and I kind of started my own yoga journey from that time. And क्या हुआ कि मेरा थायराइड एकदम कम हो गया, बस मैं तो मज़े में हूँ टाइप का, फिर से मेरा वापस चली गई मैं। फिर 2019 में वो कॉर्पोरेट में जो होता है ना फुल बॉडी चेकअप जो जैसे आता है, वो मैंने एक बारी करवाया एंड मुझे आया चॉकलेट सिस्ट। एंड 2019 में नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रोसिस, द टर्म वाज नॉट रियली माने प्रेवलेंट। तो मुझे डॉक्टर ने बोला एंडोमेट्रोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, शादी कर लो, बच्चा कर लो, यूट्रस निकाल दो। मैंने भी बोला कि क्या बकवास चल रहा है, छोड़ो सब कुछ, मैं अपने लाइफ में थी। फिर क्या हुआ, कट टू 2021, उत्तराखंड में एक ट्रैक करते हुए मेरा राइट नी का लिगामेंट टूट गया, एसीएल लिगामेंट टूट गया। तो उसके लिए मुझे सर्जरी करना पड़ा एंड सर्जरी के जस्ट 1 महीने बाद मुझे कोविड हुआ। बैक टू बैक ये सब चीज़ों में ना मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बट कोइंसिडेंटली मेरा जो सर्जरी के बाद रिकवरी था वो बहुत फास्ट हुआ था बिकॉज आई वॉज डूइंग योगा but not really taking care of food, not really taking care of other aspects, and I was in a very very stressful job at that point of time, toxic job जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो सब मेरी हेल्थ के ऊपर काफ़ी टोल कर रहा था एंड तो उसी जर्नी में एंडोमेट्रोसिस शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो 2021 से ही मेरा एंडोमेट्रोसिस, मैंने पहले लिगामेंट टूटा, फिर सर्जरी हुआ, फिर कोविड हुआ एंड आफ्टर दैट एंडोमेट्रोसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एंड अगेन आई वॉज नॉट रियली वेरी श्योर एंड उस टाइम पे फिर से चेकअप करने के बाद आया ये सब चीज़ें, went to a lot of doctors but unfortunately experts of endometriosis were really rare at that point Yes. of time also. अभी भी Yeah, तो ऐसा ही था पूरा जर्नी। देन वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज़ अ ड्रग डिस्कवरी साइंटिस्ट, उसके घर में उसकी कुछ दीदियों को, कज़न सिस्टर्स को एंडोमेट्रोसिस के प्रॉब्लम्स थे। तो शी वाज काइंड ऑफ लाइक दैट कि नो यू डोंट गो फॉर सर्जरी बिकॉज सर्जरी के बाद भी वापस आ सकता है, पहले तो देख। तो वही करते करते मेरा जर्नी चलता रहा एंड आई फिगर्ड कि इट्स अ फुल बॉडी डिजीज, यस यू कैनॉट रियली डू वन थिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो योगा तो चल ही रहा था एंड बाय द टाइम कोविड के टाइम पे ही मैंने अपना योगा टीचर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन किया था बिकॉज आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन दैट। वो मेरा एकदम पर्सनल चीज़ के लिए था। फिर मैंने कुछ न्यूट्रिशन का भी सर्टिफिकेशन किया था, वो एकदम पर्सनल रीजंस की वजह से। आई रियली वांटेड टू लर्न एंड देन आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल इन 2021 कॉल्ड योगा प्लीज़। वहाँ पे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए, लड़का लड़की नहीं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए, हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू while sitting in office, how what kind of yoga postures can help you, how to manage your stress, ये सब चीज़ें। बिकॉज ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, बहुत जो एर्गोनॉमिकल प्रॉब्लम जो होते हैं लोगों को, उसके ऊपर हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे थे। एंड देन धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि मैम क्लासेस करवा दो, क्लासेस करवा दो। तो देन हम लोगों ने वो यूट्यूब चैनल को फिर योगा प्रोवाइडिंग सर्विस, मैंने योगा सर्विसेज के लिए कन्वर्ट किया। 2022 के जनवरी से हम लोगों ने क्लासेस देना शुरू किया था। फिर उस टाइम पे मेरा भी हीलिंग चल रहा था, मैं कुछ कुछ कंटेंट बनाती थी अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए, आई वाज इन फुल टाइम जॉब। तो तब वहाँ से 2-3 रिक्वेस्ट आने लगे, मैम मुझे भी एंडोमेट्रोसिस है, ऐसा है वैसा है। मतलब योगा प्लीज़ चल रहा था, मेरा पर्सनल हीलिंग भी चल रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एंडोमेट्रोसिस प्लेटफॉर्म बनाऊंगी। एज आई टोल्ड यू, आई वाज हैविंग अ रियली गुड कॉर्पोरेट करियर एंड आई वाज रियली हैप्पी विथ माय थिंग एंड तो यही सब चलते चलते फिर मुझे लगा कि लेट्स कंबाइन बोथ द थिंग्स। तो 2022 के एंड एंड 2023 के शुरुआत से हम लोगों ने फिर जो मेरा हीलिंग जर्नी था उसी को हम लोगों ने रेप्लिकेट किया एंड धीरे धीरे रिजल्ट्स भी आने लगे। एंड देन लास्ट ईयर वी हैव चेंज द नेम फ्रॉम योगा प्लीज टू शी हिल्स बिकॉज वी आर नॉट रियली कन्फाइंड इन योगा एनी मोर। हम लोग मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, होलिस्टिक होलिस्टिक जो भी है उसका सब कुछ ही कर रहे हैं। एंड या 600 प्लस वुमेन को हम लोगों ने सो फार हेल्प किया है जो कि एंडोमेट्रोसिस से जूझ रहे हैं। एंड या दैट वाज द जर्नी सो फार। आपकी डायग्नोस्टिक टाइम कितनी थी? देखो, मेरा मानना है कि इट वाज मोर देन 5 इयर्स। मुझे पता चला 2019 में। आई स्टार्टेड एक्टिंग अपॉन दैट फ्रॉम 2021 बट एज आई टोल्ड यू पेन तो बहुत ही ज़्यादा था।
बट उसी को तो नॉर्मलाइज कर दिया गया था। एंड मुझे जब पता चला था कि मेरा एंडोमेट्रोसिस है, मेरा सिस्ट का साइज था 8.6 सेंटीमीटर। ओके, तो वो तो एक दिन में नहीं बना है ना, ऑब्वियसली। राइट? 8.6 सेंटीमीटर लाइक अ हेड ऑफ अ बेबी, तो एक दिन में तो डेफिनेटली नहीं बना है। तो यही है, माई एजम्पशन इज मोर देन 5 years, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। ऐसा क्यों है कि जो डायग्नोस्टिक टाइम है वो 7 to 8 इयर्स है? प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया the awareness of taking care of your health is not really there, number one. Number two, हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेसिफिकली लड़कियों को बचपन से ये समझाया गया है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी, माँ बाप, हस्बैंड, बच्चे, ससुराल वाले, सबका ख्याल रखो, बट अपना ख्याल भी रखो, उसको सिखाया नहीं गया है। एंड इन नेम ऑफ सेल्फ केयर पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन spa, beauty parlor, shopping. These are the self-care mediums. But basics, कोई एक स्पोर्ट्स खेलो, हेल्थ पे डाइट बहुत के बारे में फोकस नहीं जानो, है। ये सब तो है ही नहीं ना। तो पेन हो रहा है, हो रहा है। जब पेन हो रहा है, एक पेन किलर लिया जा रहा है। बस पेन को क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रूट कॉज, वो कहाँ पे बात हुआ है। तो उसके वजह से जब होता है कि एकदम जब अनबेरेबल सिचुएशन हो जा रहा है, तब लड़कियां जा रही है डॉक्टर के पास। एंड दैट इज़ द रीज़न इसमें डायग्नोसिस में इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज इफ दे टेक देयर स्मॉल स्मॉल सिम्टम्स सीरियसली, आई थिंक दैट इट कैन बी, द डायग्नोसिस का टाइम कैन बी शॉर्टन। बट समटाइम्स एसिम्टोमेटिक सिचुएशंस कैन ऑल्सो हैपन, लाइक यू डोंट रियली हैव अ सिम्टम। मैंने ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास कोई भी सिम्टम नहीं है। मैंने, मेरे केस में वेट गेन भी चल रहा था मेरा, उसको भी मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया था। मैं वही आने वाली थी कि अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकता है इन लोग के? बहुत कुछ हो सकता है। मेरे केस में तो फटीग था, बहुत ज़्यादा फटीग था। मैंने, आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन, आई गेन 20 kgs ऑफ वेट, ओके, इन दिस एंटायर प्रोसेस, एंड आई लॉस्ट अ फ्यू kgs, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज फर्दर वेट एंडो विद स्पेशली। इन स्पेसिफिकली। एट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, तो उससे क्या होता है कि वेट लॉस और डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड एवरीथिंग, बट weight has been a consistent issue for me. Number, this can be a symptom if you want to take it. Second thing है कि fatigue, laziness, even after being so active you feel so lazy. People call it laziness, but it is not exactly laziness. थर्ड है कि तुम्हें एपेटाइट खराब होता है, काफ़ी सारे लोगों का एपेटाइट खराब होता है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हाँ, ओवल्यूशन टाइम में पेन खराब हो में सकता ज़्यादा या कम भी हो सकता है। है, बोथ क्रेविंग, हाँ, ठीक है। बिकॉज इफ इट इज़, मेरा हाइपोथेसिस ये है कि इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर, बिकॉज एंडोमेट्रोसिस का एक रूट कॉज आपका डिप्रेशन, आपका मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है, मतलब वन ऑफ द रीजंस, नॉट ऑल द रीजंस, मैंने नॉट नॉट द एंटायर रीजन, बट वन ऑफ द रीजंस। तो उसमें क्या होता है कि जब आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो, आपका कॉर्टिजल हार्मोन हाई हो रहा है, वो भी आपके एंडोमेट्रोसिस सिचुएशंस को खराब कर सकते हैं। एंड फूड कंफर्ट्स अस, हुँ, जो हम लोग इमोशनल ईटिंग की बात करते हैं ना, वो क्या है बेसिकली कि मैं, मुझे बुरा लग रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने एक आइसक्रीम खा लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यस। दैट इज गिविंग मी एन इंस्टेंट हैप्पीनेस। तो दैट्स हाउ ऑल्सो आई थिंक फूड क्रेविंग या फिर खाना पीना, ये तो मैटर, एपेटाइट के बारे में, ये पार्ट हो गया। या आई थिंक दीज आर द अर्ली सिम्टम्स। हेयर लॉस, स्लीप इशू मुझे था, इंसोम्निया हो जाना, मैंने, इवन इफ आई एम वेरी टायर्ड आई एम नॉट एबल टू स्लीप। फॉर मी इट वाज़ अपोज़िट। ओके, यू आर स्लीपिंग मोर, हाँ। दैट इज गुड इन अ वे, दैट इज गुड इन अ वे, या। एंडो के केस में इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेन और पीरियड या फिज़िकली एक्सर्शन जो आप झेल रहे हो वो है, मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। और भयंकर। ये क्या लगता है तो ठीक है, बाद में वो इम्पैक्ट किया वो जानने के बाद या आपका डायग्नोसिस टाइम में ऐसा लेट हो रहा है तो भी होता है। पर ऐसा कुछ है जो मतलब बचपन से जैसे किसी को बहुत दबा दिया गया और सप्रेस किया गया हो, कोई इमोशन जो बाद में जाके ऐसे फूटता है, जो हंड्रेड बॉडी परसेंट, को हार्म कर रहा है, हंड्रेड ऐसा कुछ है? परसेंट। देखो, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, हम लोग तो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई क्लाइंट्स,
80% of them has identified some kind of trauma, some kind of childhood issues, unresolved issues, शादी का प्रेशर, क्योंकि देखो ये मेरी यंगेस्ट स्टूडेंट 18 ईयर्स की है, बट मेजरली तो 25 to 45 इज द मोस्ट अफेक्टेड टाइम फॉर एंडोमेट्रोसिस, राइट? तो तुम इसी पीरियड में एक लड़की की जिंदगी में कितना कुछ चलता है, तुम सोच के देखो। शादी कर लो, बच्चा कर लो, करियर में फोकस करो, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, इन लॉज को संभालो, अगर अकेले रह रहे हो खुद से सब कुछ संभालो। देखो आज के डेट पे भी हमारी कंट्री में लड़कियों को ही घर संभालना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, वो आता है। बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, बट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द लेडी। तो ये सब कुछ संभालने के बाद लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि तुम्हारा मान लो कि बचपन का कुछ ट्रॉमा है या फिर कुछ फियर है, वो अनरिजॉल्व्ड है, वो क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में कुछ एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है या फिर आपकी बॉडी में कुछ स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है जिसको हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से मोटा मोटी निकलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हमारी बॉडी के सारे अदर हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। तो एक हार्मोन अगर बिगड़ रहा है तो वो तो ऑब्वियसली दूसरे हार्मोन्स को भी बिगाड़ेगा। तुम्हारी बॉडी तो कोई अलग अलग यूनिट्स नहीं है, इट्स अ होल यूनिट, राइट? So obviously some kind of stress, some kind of trauma can definitely affect your hormones of endometriosis, which is majorly estrogen and progesterone. वन ऑफ द रूट कॉज हम मान सकते हैं इसको। 100%, 100%। और मेरा तो है ही, मेरा जब अपना रूट कॉज के बारे में मैं सोचती हूँ, मेरा जो मिड 20s में एक भयंकर टर्मोइल चला है लाइफ में, शिफ्टिंग, शादी, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ मिला के, वो तो मेरा आई एम 100% श्योर दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर माई इशू। I am sure there are other reasons also. There is no one reason, but this is one of the major reasons. यस, Mm. और भी क्या हो सकता है, और भी क्या? Food choices like junk food habits or not eating good food in general, plastic exposure, pollution, lack of exercise. देखो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में या फिर उनके जो पहले वाले जनरेशन थे, वो लोग घर का काम या फिर उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसा था जिससे उनका मैंने एक्सरसाइजेस हो जाता था। एग्जाम्पल, नीचे बैठ के खाना, घर को पोछा लगाना। इनफैक्ट व्हेन दे यूज्ड टू पूप, दे यूज्ड टू सिट इन अ स्क्वाट पोजीशन, राइट? Yes. नीचे बैठ के बर्तन साफ कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, दोज आर रियल गुड एक्सरसाइजेस फॉर योर यूट्रस एरिया। बट इन टुडेज टाइम एंड डे, कन्वीनियंस के नाम में हम लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। ना वो लाइफस्टाइल रहा, ना तो तुम सोचो ना, तुम जब बड़े हो रहे थे तुम्हारे घर से तुम्हारे पास कितना प्रेशर आया कि नहीं तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना है, नहीं तुम्हें डांस करना है, नहीं तुम्हें एक्सरसाइज करना है, ये अवेयरनेस कहाँ था? तो ना तो तुम एक्टिव रह रहे हो, ना तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा है। तो ये जो एक टोटल लूप है, ना तुम्हारा खाना पीना अच्छा है, करेक्ट। प्लस तुम एक जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में तुम्हारा जॉब काम करना, हमारा सबका जॉब तो बैठ के ही है, सब मिला के इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, एक कोई रीजन इसका नहीं है, बट इसीलिए ये जनरेशन में इतना ज्यादा उभर के आया है कि बट लास्ट लाइफस्टाइल कैसे है? शमिता शेट्टी, मैंने एक बार बोला था, हाँ हाँ, कितना एक्टिव लाइफस्टाइल है सब कुछ। doesn't really matter, you know, we don't really know कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। इज शी इन स्ट्रेस? एक है, हाँ। मैं आई कांट टेक हर नेम, बट शी इज एथलीस्ट है वो यार, वो बहुत एक्टिव है, खाना पीना भी अच्छा है, फिर भी अंडो है। मे बी स्ट्रेस इशू। हाँ, वन There ऑफ is द one of the रीजन reasons. I am not saying कि there is one reason. सबके लिए अलग अलग हो सकता है। I also know a lot of fit people जिनको endometriosis है। वही वही मैं बोल तो रही थी। in fact you won't believe 2 doctors have reached out to us, they have endometriosis. हाँ हाँ, है ना, ठीक है, तो मैंने डॉक्टर से बोल के उनको नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नहीं। तो ऐसा सिचुएशन है, तो दे आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि एथलीट है कोई या फिर कोई एक्ट्रेस है। आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट दीज प्रोफेशनल्स बिकॉज देयर मेजर वर्क इज टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बट वी डोंट नो ना उनके लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है या फिर क्या मेंटल हेल्थ है। We don't know that. मैंने दीपिका पादुकोण has also gone through one mental health journey. So everybody has their own journey, right? Yes. So yeah. तो एंडोमेट्रोसिस का जब केस आता है तो
हमारे पास अभी भी ये नहीं पता है कि रूट कॉज क्या है, बट या आपका केस का इसलिए हमें एक्सपर्ट भी चाहिए होते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर पाए वो करेक्ट कि आपका किस वजह से है, करेक्ट क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है। हमारे पास जितने लोग आते हैं हम लोग तो पहले देखो, और रूट कॉज फाइंडिंग ना एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल हम लोग तो 15 दिन से एक महीने उनका काम चलता रहता है कि उनका जो भी हीलिंग जर्नी है वो तो चलता ही रहता है, बट एट द सेम टाइम वी कीप ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हर ट्रिगर, what is her problem, so that if we can find that out by talking, running some tests and everything, um, maybe if I can find the trigger I can alert her कि भाई ये मत करो। जैसे इन माई केस, आई दुनिया भाड़ में जाए, मुझे अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। यस आई अंडरस्टूड दिस पार्ट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू वेरी बैड सिचुएशन। तो वो सिचुएशन हो जाता है, तो ऐसा है पूरी बात। तो क्या किसके लिए क्या है, इसी के लिए यू नीड एक्सपर्ट्स फॉर श्योर। या डायग्नोसिस में आपने गया, ब्लड टेस्ट में नहीं आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा, एमआरआई में नहीं आ रहा, हो सकता है आप फर्स्ट स्टेज पे हो, वो प्रोसेस में आप फोर्थ 100% स्टेज पे करेक्ट। पहुंच गए। देखो, it's proven that the only gold standard diagnosis is laparoscopy, यस but that is a surgery, correct? So unless and until the doctors are actually peeping into your stomach, inside of your stomach, they can't really know that what is happening, right? So second best thing may be a contrast MRI or an MRI. एमआरआई यस देन बट लोग जनरली क्या करते हैं, लोग जाके यूएसजी करते हैं, बट यूएसजी तो बस ऊपर का है ना। एंड मैंने ड्यू ऑल रेस्पेक्ट टू पीपल, हमारे देश में अभी भी बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं हैं जिनको इसके बारे में बहुत Widely ज़्यादा informed. नॉलेज है। तो इवन इफ दे आर सीइंग समथिंग, तो They are not able दे आर to नॉट एबल टू identify or write it in report. राइट इट इन रिपोर्ट। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो, again, not all engineers are AI experts. Correct. Similarly, not all doctors or not radiologists are endometriosis specialists. तो इसीलिए there are a lot of gaps, honestly. तो a whole ecosystem is required for this entire thing. Yes. Yeah. एंडो केस में जैसे डाइट का जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली व्हेन यू आर डन विद योर सर्जरी एंड ऑल, तब तो और ज़्यादा आ जाता है। एंड अगर बहुत लकी हो और आपकी डायग्नोसिस फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे हो गई, तो भी आपका ये डाइट एंड न्यूट्रिशन से काफ़ी मैनेज कर सकते हैं। तो आपका अप्रोच क्या रहता है डाइट न्यूट्रिशन को लेके? आजकल काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट वगैरह सब शुरू हो गया, ऐसा वन फिट सॉल्यूशन है? Women health cannot be standardized. यस That is the reason we exist. And people don't understand that. लड़कियों को गहने खरीदने बोलो, साड़ी खरीदने बोलो, पार्लर जाने के लिए बोलो, they will spend a lot of money, but they will not spend the money on themselves to get their solution. मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। In my last podcast also I have said the same thing कि इतना नॉइज़ है ना गीतांजलि, कि आप एक बार इंस्टाग्राम खोलो, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बेच रहा है, यस करेक्ट? और यू आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, बट वो इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि नहीं वो भी तो जानना ज़रूरी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, हल्दी इज़ वन ऑफ द greatest anti-inflammatory product, and that is the reason Indian cooking is so scientific. Not because of healthy, Indian cooking is extremely scientific. यस ठीक है? तो हल्दी इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया, दैट इज वन ऑफ द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंड बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। अब क्या है कि जिनको एंडोमेट्रोसिस है, आप इंटरनेट खोलोगे वहाँ पे बोलेंगे कि हल्दी खाओ, हल्दी पियो, लोग हल्दी का टी पी रहे हैं, हल्दी लाते चल रहा है, क्या क्या चल रहा है हल्दी का। बट जिनको क्या होता है कि अगर एंडोमेट्रोसिस है, देयर इज़ अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपका गट हेल्थ खराब है, और इसकी वजह से आपको ईदर IBS और कॉन्स्टिपेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। बहुत जैसे मेरा, हाँ, मोस्ट कॉमन मुझे जैसे कॉन्स्टिपेशन है, मैं अगर उसके ऊपर हल्दी लूँगी, बिकॉज हल्दी इज़ अ ड्राइंग थिंग, वो आपकी बॉडी को और ड्राई कर देता है, वो तो कॉन्स्टिपेशन को और एग्रीवेट कर देगा। फ़ायदा क्या हुआ आपका, है ना? या फिर मान लो कि ग्लूटेन फ्री जाने के लिए सब बोल रहे हैं, बट मैं बचपन से रोटी खा के बड़ी हुई हूँ, ठीक है? हो सकता है कि मेरे बॉडी में रोटी चल रहा है, हाँ
है ना, व्हाइट राइस को लोग खाने के लिए मना करते हैं। आई एम अ बंगाली, आई नीड माई व्हाइट राइस एंड इट सूट्स माई बॉडी। ठीक है, तो आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, वो समझने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर सिम्टम्स, ऑन योर पर्सनल सिम्टम्स। हम दोनों को एंडो है, राइट? यू आर फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बंगाल एंड आई लिव इन बैंगलोर। मेरा फूड हैबिट, मेरा डाइट अगर मैं तुमको दे दूंगी, तुम क्या थोड़ी ना उसको कर पाओगे? इट्स बिल्कुल। नॉट पॉसिबल। सो to answer your question, definitely one size does not fit to all and women health cannot be standardized. मतलब हमारे पास जितने लोग आ रहे हैं, मान लो कोई आ रहा है आफ्टर सर्जरी, कोई आ रहा है बिफोर सर्जरी, कोई आ रहा है उनको प्रेगनेंसी में जाना है, किसी को बच्चा करना ही नहीं है पूरी ज़िंदगी में, कोई मेनोपॉज में आ रहा है। मैंने एक इंसिडेंट बताती हूँ, सिमिलर टाइम में 2 लेडी हमें जॉइन की थी, वन इज़ 41, वन इज़ 43। 41 की जो लेडी थी उनको प्रेगनेंसी में जाना था एंड 43 में जो लेडी थी she already has a baby and she wanted to kind of remove her uterus hysterectomy के लिए, उनका एडिनोमायोसिस था। तो तुम सोचो कि कैसे स्टैंडर्डाइज कर दे, बिल्कुल। है ना? एंड इन्फ्लेमेशन की जो बात है, फूड जो तुम क्वेश्चन था तुम्हारा, बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन ये है कि आपकी बॉडी में मान लो एक आग कंटिन्यूअसली जल रहा है। ओके। अब आप उस आग में पेट्रोल डालोगे कि पानी डालोगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। अब आग में पेट्रोल डालोगे तो आग और जल जाएगा, आप उसमें पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगा, राइट? इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सर्टेन फूड्स विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, वो फ्लेम को बंद करने के लिए। देयर आर फूड विच एग्रीवेट्स द इन्फ्लेमेशन लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स। एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने लैक्टोज के साथ एंडोमेट्रोसिस का डायरेक्ट कोई रिलेशन वैसा नहीं है, बट एंडोमेट्रोसिस क्या करता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा, मिल्क प्रोडक्ट क्या करता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देता है। तो इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो पेन ज़्यादा रहेगा एंड इट गोज एज अ चेन रिएक्शन। सो दैट इज़ द रीज़न अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ व्हाट एंड देन वर्किंग ऑन दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड डोंट फॉलो whatever you are getting on the internet. इंटरनेट, करेक्ट। एंड जैसे आपने बोला ग्लूटेन वगैरह भी सबका डिफरेंट होता है। इन माय केस मुझे मिल्क प्रोडक्ट से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो बचपन से आदत पड़ी हुई है ना आपको। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, Correct. हम दूध दही में ही पले बड़े हुए Correct. थे, तो उसमें नहीं होता। पर जब एक है इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, उनके साथ मैंने एक बार बात किया था, तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट अप्रोच होता है स्पेशली फॉर एंडो, वी गो ग्लूटेन फ्री। इसमें कितनी सच्चाई है? See, there are 3-4 things like gluten, caffeine, alcohol, sugar, milk product. अगर इसको आप, जब मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही है, आप इसको काट दोगे, एटलीस्ट फॉर सम टाइम यू विल डेफिनेटली सी अ गुड रिजल्ट, डेफिनेटली। बट मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। मेरा अप्रोच ये है कि आप बचपन से जो खाना खा के बड़े हुए हो उसको आप 100% छोड़ो मत। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें मान लेना चाहिए कि अगर मुझे एंडोमेट्रोसिस है, इट इज़ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। मैं उसको 100% क्योर कभी नहीं कर पाऊंगी। लाइक डायबिटीज़, लाइक थायराइड, वो कभी भी आपकी बॉडी से 100% जाता नहीं है, बट यू कैन ब्यूटिफुली मैनेज इट, है ना? तो उसको अगर मैनेज करना है तो आपको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मेरा अप्रोच ये है कि अगर आपको अभी मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है या फिर आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, आप फॉर द टाइम बिंग काट दो चीज़ों को। बट जब आप थोड़ा सा बेटर फील करते हो, थोड़ा करके रीइंट्रोड्यूस करना शुरू करो। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ ग्लूटेन ही खाओ, यू हैव टू बैलेंस इट आउट, राइट? यू हैव टू नो व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, एंड देन आप एक ऐसा डाइट पे जाओ जो आप बचपन से खा के बड़े हुए हो, जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में अपने लिए मैं अलग खाना बनाऊंगी, बच्चे के लिए अलग खाना बनाऊंगी, पति के लिए अलग खाना बनाऊंगी, नॉट पॉसिबल। ये आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कर सकते हो। मेरा काम एज अ कोच है कि आपकी लाइफ को सिंपल बनाना, नॉट दैट कि कॉम्प्लिकेट करना।
तो इसीलिए मैं अगर कोई आपको फैंसी डाइट में डाल दूँ और वो आप 3-6 महीना करने के बाद अगर फिर से आप पुराने चीज़ों पे चले जाओगे तो फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए माई अप्रोच इज़ आप करो सब कुछ बट लिमिट में करो, ये ठीक है? कल हम लोगों ने सही पिया ना कह रहे दूध हो। वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय, बट वही है कि रोज़ मत पियो। हैव 1 डे और 2 डे एंड देन हैव योर थिंग्स, दैट्स व्हाट आप आई से। कैसे मैनेज करते हो? मैंने देखा आप बहुत ट्रैवल करते हो। ट्रैवलिंग में स्पेशली कैसे मैनेज हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो मेरा मानना ये है कि अगर मोस्ट ऑफ द डेज़ मान लो महीने में मैं 3 दिन ट्रैवल कर रही हूँ, उससे ज़्यादा ट्रैवल कोई नहीं करता है। 3 से 5 दिन मान लो कि महीने में मैं ट्रैवल कर रही हूँ। बाकी 25 दिन अगर मैं अपने आप को थोड़ा एक रूटीन में रखूँ, तो वो 5 दिन में मैं क्या कर रही हूँ इट डज़न्ट मैटर। ओके। ये मेरा मानना है, एटलीस्ट दैट वर्क्स फॉर माय बॉडी, नॉट फॉर एवरीबॉडी आई वुड से। एंड देन जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं थोड़ा-सा कुछ-कुछ चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ कार्ब्स ड्यूरिंग माय ट्रैवल, माइंडफुल माइंडफुल ईटिंग। ईटिंग। आई ट्राई टू हैव प्रोटीन अवेलेबल, सिंपल। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए एग्स इज़ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स, माने एटलीस्ट फॉर माय बॉडी इट वर्क्स। एंड अगर आई ट्राई टू ईट अ लॉट ऑफ सैलड्स, सब जगह पे मिल जाता है, राइट? आई ट्राई टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर और फ्लूइड, कोकोनट वाटर। तो ये सब चीज़ों को मैं थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। आई डेफिनिटली इंडल्ज इंटू लोकल फूड, ठीक है? तो अब लखनऊ आए हैं तो खाना तो पड़ेगा ना कबाब्स एंड ऑल। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा-सा माइंडफुली करो एंड जिस दिन पोर्शन आप इंडल्ज कंट्रोल। कर रहे हो, हाँ, पोर्शन कंट्रोल इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब आप मान लो कि आज आप बहुत नॉनसेंस खा रहे हो, हुँ, पहले वाले दिन और नेक्स्ट वाले दिन को थोड़ा-सा लाइट बैलेंस। रखने की कोशिश करो। मतलब इनर हो, रोज़ मैं ट्रैवल कर रही हूँ बोल के गंदा चीज़ मत खाओ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ माय अप्रोच एंड दैट काइंड ऑफ वर्क्स फॉर माय बॉडी। इंडो में जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो एक और इश्यू आता है कि आप बहुत जल्दी थकते हो 100%। क्योंकि आप मुझे क्रॉनिक इलनेस का मतलब ही यही है कि कोई एक नॉर्मल इंसान 3 दिन तक जगा रहे हो वो चीज़ तुम 1 दिन में झेल रहे हो। हाँ। तो वो कैसे मैनेज करते हो? देखो इसका ना मुझे लगता है कि इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ओके। हैविंग सर्टेन फूड व्हिच इज़ नॉट मेकिंग यू हेवी, जैसे कि आप दिन के शुरुआत में कोई मीठा खा लो, आपका इंसुलिन स्पाइक इतना हो जाएगा वो पूरा दिन के लिए आपके एनर्जी लेवल को ड्रॉप कर देगा, ओके। ठीक है? आप अगर बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो, वो भी आपको स्लॉथ टाइप बना देगा। तो वही सब लर्निंग धीरे-धीरे जब होता रहता है, तब आपका ऑटोमेटिकली एनर्जी मैनेज होता रहता है, आपने ठीक है? मुझे एक एडवाइस दी थी जो बहुत बेस्ट काम किया मेरे ऊपर, मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब आप शुरू करते हो ना डे, वो स्टार्ट करना कि किस चीज़ से शुरू किया वो भी बहुत मैटर करता बहुत है। मैटर करता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड से कि स्टार्ट योर डे विथ प्रोटीन हुँ। और सम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कॉम्प्लेक्स मतलब? कार्ब्स का मतलब होता है जो कि रिफाइंड नहीं है, जैसे कि ग्लूटेन। जो थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे ना, हम लोग जब बचपन में जो आटा आता था उसको हम लोग छान के फिर रोटी बनाते थे, करेक्ट, राइट? यस। आजकल इतना रिफाइंड है कि वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, वही ना रेडीमेड कन्वीनियंस हुँ। सबके लिए हो गया है। तो उसको अगर हम लोगों को अवॉइड करनी है तो थोड़ा-सा मतलब देखो ब्राउन राइस के नाम में जो मार्केट में मिलता है वो तो क्या ही है, मैं क्या ही बोलूँ, बट जो हमारी ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, माने जो भी 7-8 टाइप के 7 टाइप के मिलेट्स मिलते हैं ना, हाँ, 7 टाइप्स ऑफ मिलेट्स जो भी है। फिर हमारे जो थोड़ा जो रेड टाइप के जो राइस होते हैं, मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, उसके ऊपर अगर थोड़ा ध्यान दोगे आप, बेसिकली क्या होता है जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हो, आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है उसको पचाने में। तो वो उस माने काम आपकी बॉडी ज़्यादा कर रही है, उससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज़्म थोड़ा-सा हाई हो जाता है। बट आप अगर अपनी बॉडी को बहुत सिंपल कार्ब्स दे दोगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, आपकी बॉडी को तो काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। आपकी बॉडी बहुत स्लॉथ टाइप की हो जाएगी। तो इसीलिए एट द बिगिनिंग ऑफ द डे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ऐसा खाना खाओ जो आपकी इंसुलिन को स्पाइक ना करे एंड आपकी मेटाबॉलिज्म को पूरा दिन के लिए माने चलाते रहे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इंडो में इंसुलिन का कितना बहुत परसेंट? ज़्यादा है, बिकॉज़ इंसुलिन अगर हाई है,
तो वो आपका जो काइटोकाइन प्रोसेस है दैट इज़ बेसिकली वही मैंने ये जो मैंने टेक्निकल टर्म्स में बहुत बता रही हूँ उसको स्लो कर देता है। तो इंसुलिन ज़्यादा होने का मतलब है कि आपका गट ठीक से काम नहीं करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करेगा, आपका तो वही काम नहीं कर रहा है बोल के तो एज अ बाई प्रोडक्ट आपको थकान हो रहा है ना। यस। तो ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है एंड वो एक दिन में नहीं होता है। वही होता है कि जब आप एक कोचिंग में आते हो 3-6 महीने तक तो कोच का काम क्या है? यही सब आपको रोज़ समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, एक टाइम पे जाके वो आपके सेकंड हैबिट माने सेकंड स्किन की तरह बन जाता है। लर्निंग से ज़्यादा अनलर्न करना पड़ता है चीज़ों को। अनलर्न करना पड़ता है और मेरा अप्रोच क्या है पता है? कि मैं किसी को डाइट चार्ट नहीं देती हूँ। हुँ। आप माँगोगे तो मैं आपको एक माने बेसिक वाला दे दूँगी। मुझे देखो सिंपल चीज़ है, मिडल क्लास घर में क्या होता है, एक लौकी आया, एक लौकी तो पूरे 1 दिन में खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ। नहीं होगा ना, तो आप 2 दिन तो लौकी का सब्ज़ी तो बनाओगे, अब तो वो आधा लौकी को तो फेंक नहीं दोगे ना, करेक्ट? आपको तो ये समझना ज़रूरी है कि वो लौकी मेरे लिए सही है कि नहीं। बट एक डाइट चार्ट मैं अगर आपको दूँ, उसमें क्या होगा, मॉर्निंग कुछ एक होगा, इवनिंग कुछ एक होगा, नाइट में कुछ एक होगा। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप बैक टू बैक 2 दिन लौकी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? यस। ये मेरा मानना है, इंडियन कुकिंग सिस्टम, इंडियन सब कुछ को ध्यान में रखते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ये समझे कि मेरे बॉडी के लिए कौन-सा सब्ज़ी काम कर रहा है, कौन-सा प्रोटीन काम कर रहा है, कौन-सा कार्बोहाइड्रेट काम कर रहा है, किस प्रोपोर्शन में खाना चाहिए, किस ऑर्डर में खाना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, इट इज़ अबाउट व्हाई यू ईट दैट, एंड व्हाट इज़ व्हेन यू ईट सूटिंग फॉर दैट, यू। हाउ यू ईट दैट, एवरीथिंग मैटर्स। तो वही है कोचिंग। मैंने आपसे बात किया, आपको मैंने एक डाइट चार्ट दे दिया, कोई फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं। आपने 3 महीना उसको फ़ॉलो किया, फिर आप छोड़ दिए। सो आप व्हेन आई वाज़ हीलिंग आई वेंट टू अ डायटीशियन, शी गेव मी ज़ुकीनी नूडल्स। ओके। आई मीन आई वाज़ लाइक तब ना ऑनेस्टली इतना ध्यान माने इतना समझ नहीं था। आई ट्राइड। फर्स्ट तो वो ज़ुकीनी को नूडल बना के बनाने में ही जान निकल जाती है। एज़ अ वर्किंग पर्सन इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन कुकिंग। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सेकंड थिंग है कि कितना दिन खा पाऊँगी मैं उसको? बिल्कुल नहीं। हम खा के कुछ और ही बड़े हुए हैं ना। एग्ज़ैक्टली, तो अपने खाने में रहो, जो बचपन से खाते हुए हो, सीज़नल फ्रूट, सीज़नल जो भी है एंड उसको तुम्हारे लिए क्या काम करे वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या दे बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए? शुगर, ओके। अ, ग्लूटेन एज़ मच एज़ पॉसिबल, हुँ। कॉफ़ी बिकॉज़ वही कॉफ़ी से क्या होता है कि आपका स्टिमुलेशन बढ़ जाता है एंड दैट स्पाइक्स योर इन्फ्लेमेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स। अ, अल्कोहल जितना पॉसिबल है, एनीथिंग व्हिच इज़ माने स्टिमुलेंट फॉर यू, try to avoid caffeine to some extent. Milk product, as I said, milk doesn't really have any direct relationship with this thing, but as much as possible. अफ़ेक्ट Yeah, करते हैं। तो एंडो के केस में डाइट के साथ-साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत मैटर बहुत करती ज़रूरी है। है, हाँ। एंड जब बात योगा की आती है तो हुँ। स्पेशली हमारे जैसे जनरल लोग उनको यही लगता है योगा कैसे करेंगे इतने पेन में? इस पे क्या टेक है आपका? ओके, सो देखो, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। डूइंग समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि देखो, व्हेन द एस्ट्रोजन हार्मोन इज़ हाई, देन दिस प्रॉब्लम्स आर आप हैपनिंग। एस्ट्रोजन हार्मोन एक बार एक्सप्लेन कर दो। Estrogen is the main female hormone for us, and we need that. If you don't have estrogen, you will not have your periods regularly. It will cause problem in your pregnancy journey. You will not be able to हाँ जी। conceive. Basically, that is the main female hormone for us. We need it. But जब estrogen की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, एंडो के हाँ, केस में हाई हो जाता है। हाई हो जाती है, ठीक है ना? तो उसको बैलेंस करने के लिए एक तो एस्ट्रोजन को कम करने की कुछ-कुछ प्रोसेसेस है दैट कैन बी एंड प्लान थ्रू डाइट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड सेकेंडली देयर इज़ अनदर हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अपनी बॉडी में बढ़ाना ज़रूरी है ओके। सो दैट द एस्ट्रोजन कैन बी बैलेंस्ड, ठीक है? सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यू कैन टेक इट ईदर थ्रू एनी काइंड ऑफ हार्मोनल पिल्स by popping it that can cause a lot of havoc on your kidney
साइड साइड इफेक्ट्स बहुत है, उसी को लेके मेरा वेट बढ़ा था एक्चुअली। अच्छा एंड सेकंड है इंजेक्शन फॉर्म में, जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कॉन्सेंट्रेटेड इंजेक्शन फॉर्म में आपको दे सकते हो आप। थर्ड है कि मरीना टाइप ऑफ जो कॉपर टी आता है उस पर भी थोड़ा करके प्रोजेस्ट्रॉन डोजेज आता रहता है, वो आप हो सकता है। लास्ट है कि आपकी बॉडी प्रोजेस्ट्रॉन को बना सकती है। प्रोड्यूस करे। कैसे बना सकती है? दैट कैन बी ओनली पॉसिबल थ्रू पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, दुनिया में कोई और एक्सरसाइज नहीं है योगा के अलावा जहाँ पे आपका पेल्विक ओपनिंग पॉसिबल है। आप ध्यान से सोचो, रनिंग कर रहे हो, पेल्विक ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है? ग्रेट फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रेट फॉर एवरीथिंग। आप स्विमिंग कर रहे हो, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो रहा है, पेल्विक ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है? जिमिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, पेल्विक ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है? यू नीड योगा फॉर योर पेल्विक ओपनिंग। सो जो लोग बोलते हैं ना कि और अनदर थिंग इज दैट कि योगा इज लाइक वर्किंग ऑन योर फुल बॉडी वेट, राइट? You can definitely club strength training with yoga. We do that. ओके We use weights, we use a lot of props to give you the strength training things into the thing, but we don't really teach pure yoga anymore. ठीक है? We have a mixed kind पावर of योगा करके भी होता है ना? see, all these are fancy terms. पावर योगा, हॉट योगा, ब्ला ब्ला, जितना नाम आप दे सकते हो। मैं शोमिया योगा भी कुछ कर सकती हूँ, आई थिंक, आई फील, बट उसका कुछ नहीं है। बेसिक है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल को स्ट्रेंथन करो एंड पेल्विक ओपनिंग पे ध्यान दो, मेटाबॉलिक हेल्थ पे वो ध्यान दो। दैट कैन बी डन थ्रू वट एवर वी आर डूइंग। सो when you are doing that, you are producing progesterone in your body. There are other ways also, but मैं बहुत layman's term में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। So that is the reason you need to combine your food, जो कि आपकी estrogen को बैलेंस करने की हेल्प कर रही है, and your pelvic openers and your strength training exercises, जो आपकी प्रोजेस्टेरोन को हाई करने की कोशिश कर रही है। As a whole, it will work wonderful on your journey. So this is point number 1. Point number 2 जो आपकी थी कि बहुत ज़्यादा पेन में आप कैसे योगा कर सकते हो। आपका जब पेन नहीं है और आपको जब पेन है, दोनों का एक्सरसाइज सेम नहीं हो सकता है। बट जब आप पेन में भी हो, देर आर लॉट ऑफ लाइक स्लीपिंग पेल्विक ओपनर्स, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मसल रिलैक्सेशन में हेल्प कर सकती है। आपको अगर कहीं पे मतलब डायरेक्ट सी, पेन इज टू टाइप्स। आई डोंट वांट टू रियली गो इनटू द डिटेल्स, बट देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेजर पेन। वन इज अ स्ट्रक्चरल पेन, वन इज अ केमिकल पेन। केमिकल पेन इज जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से जब आपको पेन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, दैट इज बेसिकली सम केमिकल लोचा हैपनिंग इन योर बॉडी एंड दैट इज कॉजिंग सम पेन। जैसे कि आपने दूध वाली चाय पी ली, फिर उसके साथ हम छोले भटूरे खा लिया, आपको गैस हो गया, फिर फूड पेन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत राइट? सो दैट इज केमिकल पेन, दैट इज इजियर टू सॉल्व। बट स्ट्रक्चरल पेन क्या है? स्ट्रक्चरल पेन क्या है कि फॉर सम रीजन अगर आपकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, जैसे मेरा लिगामेंट टूट गया था, पेन होता था, हड्डी टूट गया है, पेन हो रहा है, आपका जो एंडोमेट्रोसिस ग्रो हो रहा है वो जाके किसी लिगामेंट को टच कर रहा है, बिकॉज पेट खाली तो नहीं है। मेरे केस में था। हाँ, राइट। या फिर जो रेक्टम नोड्यूल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, या फिर एडिशन से आपका 2 ऑर्गन्स चिपक गया है, ये सब केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है। बट आफ्टर सर्जरी यू रियली हैव टू मेक श्योर कि आपको केमिकल पेन ना हो रहा है। डॉक्टर ने तो आपका काम सर्जरी कर से दिया। मुझे याद आया कि जब सर्जरी होने के बाद भी एक सेंट्रलाइज पेन होता है कि आपकी सर्जरी हो गई, सारी डिजीज रिमूव हो चुकी है, फिर भी आपके दिमाग में एक रहता है कि पेन हो रहा है मुझे, ऐसा कुछ होता है? See, pain is a lot psychological also. मैंने I'm not dismissing that. मैंने absolutely not dismissing that. But वही है कि is the inflammation gone from your body? 99% केस में नहीं जाता है। और बढ़ जाता होगा ना और बढ़ सर्जरी जाता के है, बाद? of course बढ़ता है। And every surgery is taking some life from you, some amount of life from you. Every surgery. मेरे पास तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 बार एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी की है, उसके बाद भी वापस आया है। कितनी बार काटोगे आप अपने आप को? ये वर्स्ट केसेस है। हाँ, बट लोगों का भी गलती है ना। 4 बार क्यों जा रहे हैं? करेक्ट मतलब करेक्ट 3 बार जब वापस आया, कुछ और करके देखो, राइट? उनकी वो और गलती करके देखो, या आपकी सर्जरी अच्छी हुई ही नहीं है नहीं भी नहीं हुई है, तो आप राइट? ढंग के एक्सपर्ट के बाद अभी Exactly. पहले हमने डॉक्टर से बात किया, उनका भी कहना वही था कि जब सर्जरी के लिए आप जा रहे हो ना तो प्लीज रिसर्च करके जाओ, क्योंकि रेकरिंग डिजीज है, कभी भी वापस आ सकती है। हम लोग तो स्टूडेंट्स को ये भी सिखाते हैं, डॉक्टर्स को जाके क्या क्वेश्चंस पूछना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें अच्छा सर्जन कौन है, अच्छा एक्सपर्ट कौन है? ये तो मुश्किल है उदांजलि, मतलब
there are a lot of people who are really talking, at least in Instagram, so there are a lot of doctors who are coming up with expertise. Maybe that is their interest area कि हाँ मुझे एक्जिस्टेंस स्पेशलिस्ट बनना है. हर वही ना, it's a simple, all engineers are not AI experts, right? So similarly, जैसे कि मैं एक चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, बट आई हैव नेवर वर्कड इन द ट्रांसलेशन फील्ड. मैंने जब भी मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, सबको लगता है कि मैंने ट्रांसलेशन का जॉब किया. मैंने ज़िंदगी में कभी ट्रांसलेशन का जॉब नहीं किया है, तो मैंने कुछ और ही किया है. सो इट डिपेंड्स ना कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ बोल के ही मुझे एक्जिस्टेंस सर्जरी आता है. इट्स नॉट दैट. सिर्फ सर्जन्स की नहीं बात कर रहे, जैसे अब होलिस्टिक अप्रोच में भी जाते हैं, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि वो एक अलग ही स्ट्रगल हो गया करेक्ट. कि आपने एक तो बीमार रहे, 12 साल बाद डायग्नोसिस हुआ, हाँ. सर्जरी के बाद अब जब आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहते हो, तो किसको जाओ, किससे बात करो? Very difficult to answer this question honestly because to its own. But मुझे क्या लगता है पता है कि at least the doctors were answering your questions. Yes. You as a patient may have, see, as a coach, I know a lot of things. तुम आके मुझे बोल रहे हो कि मुझे ये हो रहा है, मेरे दिमाग में मैपिंग हो गया. अच्छा, गीतांजलि को ये हो रहा है, तो मैंने उसको ये बोल दिया. ठीक है, बट तुम्हारे दिमाग में तो क्वेश्चन रह ही सकता है ना कि सुम्या ने ऐसा क्यों बोला. वही जो तुम सेंट्रलाइज पेन की बात करो, दैट इज बेसिकली अ केमिकल पेन. ये आपको अगर कोई एक्सप्लेन ना करे तो आप कैसे समझोगे एज अ पेशेंट, एज अ क्लाइंट. तो आई थिंक वी नीड टू आस्क मोर क्वेश्चंस. व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू गिविंग मी दिस मेडिसिन, बिकॉज इट इज योर हेल्थ, है ना, and your responsibility. And before going to a doctor you may speak to some other people जो कि मतलब आपको हेल्प कर सकता है कि आपको ये, जैसे मैंने बोला, आई एम वर्किंग होलिस्टिकली, बट इफ इट इज अ स्ट्रक्चरल पेन आई कैन नॉट चेंज दैट इन अ होलिस्टिक मैनर. आई हैव टू टेल माई क्लाइंट्स कि भाई जाओ डॉक्टर के पास, जाके सर्जरी करके फिर मेरे पास आओ. बट प्री सर्जरी प्रिपरेशन आई कैन हेल्प यू विद. वो क्या होता है? डूइंग अ फ्यू एक्सरसाइजेस बिफोर, मैंने टू स्ट्रेंथन योर मसल. एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा जब राइट नी का सर्जरी हुआ, बिफोर दैट आई ट्रेंड माई थाई एंड माई कफ मसल. तो ये जब दोनों मसल मेरा स्ट्रॉन्ग होता है तब मेरे नी के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है. सो जब मेरे नी में सर्जरी हुआ तब तो वो 4-5 हफ्ते के लिए तो वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था, राइट. बट सिंस माई बोथ अदर मसल्स वेर स्ट्रॉन्गर, इट गेव अ गुड सपोर्ट टू द नी. दैट इज द रीजन मेरा उसमें मैंने पेन कम हुआ, हीलिंग जल्दी हुआ. उसी तरीके से जब आपको एंडोमेट्रियोसिस सर्जरीज के लिए जाना है, टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट सो दैट कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो. ठीक है ना, आपके कोर मसल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जब वो सर्जरीज हो रहा है तब भी आपको, बिकॉज आफ्टर द सर्जरी तो आप कुछ दिन तक कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट. तो हीलिंग के लिए प्री सर्जरी का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, जो 99.99% करते ही नहीं है. उनके दिमाग में ही नहीं है. उनको लगता है कि मैं सर्जरी कर लूँगी सब ठीक हो जाएगा, उसके ठीक है, बाद स्टार्ट करें. उसके बाद करेंगे. एंड उसके बाद भी तो लोग नहीं करते. उसको लगता है वही ना, सर्जरी कर लूँगी सब ठीक हो जाएगा. नहीं होता है. एंड पोस्ट सर्जरी ऑल्सो यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ योर डाइट. एक्सरसाइजेस आप 6 हफ्ते बाद से शुरू कर सकते हो, बट यू कैन स्टार्ट विथ योर वॉकिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. सो या, आप इम्प्रूवमेंट कैसे मेजर करते हो? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. बट मेरे लिए जो इम्प्रूवमेंट मान लो 1 हफ्ते में आया है, तुम्हारे लिए नहीं आया है. बट हम लोग सबको थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा सा सिम्टम्स पे ध्यान दो. जैसे मेरा क्या हो रहा था, मेरा ब्लड टेस्ट? हाँ, ब्लड टेस्ट तो देयर, लाइक जो हार्मोनल चीज़ें हैं. जैसे मेरी एक स्टूडेंट, वो बहुत डिलीजेंट है, बहुत ज़्यादा डिलीजेंट है. वो हर 3 महीने में अपना स्कैन एंड CA-125 कराती रहती है. तो CA-125 इज़ नॉट ओनली अ कैंसर मार्कर, इट इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लेमेशन मार्कर. उसका CA-125 155 था, अब वो 85 में आया है. नहीं, अभी शायद थोड़ा और कम हो गया. आई थिंक लास्ट टाइम जब उन्होंने दिया था तब 85 हुआ था. रेंज आई थिंक 30 to 40 के बीच. 30 to 40, आई थिंक 15 16, हाँ 30 के नीचे होना चाहिए. हाँ, तो मेरा जैसे 16 है, लास्ट मैंने जब टेस्ट करवाया था. तो उनका फिर कम होके आई थिंक राइट नाउ इट इज़ 70 और 71 समथिंग लाइक दैट. सो ये जो जर्नी है 155 to 71, डोंट यू थिंक इट्स एन इम्प्रूवमेंट? बिल्कुल.
तो ये है, बट मैं थोड़ा सा लोगों को बोलती हूँ कि भाई हर 3 महीने में जाके मत कराओ। शी वांट्स टू डू इट, शी इज़ फाइन विद दैट, बिकॉज़ हर 3 महीने में जाके अगर तुम अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हो ना, दैट आल्सो टेक्स अ मेंटल टोल ऑन यू, है ना? तो मैं बोलती हूँ कि भाई थोड़ा रुक जाओ, नॉर्मल चीज़ों पे ध्यान दो, स्लीप इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, पेन कब हो रहा है। अगर 10, ये तो एक रैंडम एक्सपेक्टेशन है ना कि आज मेरा पेन 10 ऑन 10 है, कल वो एकदम 1 ऑफ 10 हो गया या फिर 0 आउट ऑफ 10 हो गया। धीरे-धीरे कल ही मेरी एक स्टूडेंट ने मैसेज की, मैम आई थिंक मेरा हेडेक ना, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, 10% कम हो गया है एंड आई एम विशिंग कि वो वापस ना आए। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट टू इट्स ओन। तुम्हारे लिए जो काम करेगा मेरे लिए काम नहीं कर सकता। मेरा हीलिंग 3 महीने में हो सकता है, तुम्हारा 3 साल लग सकता है, बट इट्स अ जर्नी, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। कोई ऐसा स्टूडेंट आया जिसको देख के लगा बहुत मैजिक सा हुआ है? हाँ, 3-4 ऐसे स्टूडेंट थे। एक तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि शी वाज़ 41, शी वाज़ इन यूएस, व्हेन शी केम टू अस शी वाज़ 40, जस्ट 40। उनका 3 एंडोमेट्रियोसिस था, एडिनोमायोसिस था, फाइब्रॉइड्स था, प्लस थायराइड इश्यू था एंड शी वाज़ नॉट एबल टू कंसीव। 2 आईवीएफ साइकिल फेल हुआ था। हमारे साथ 8 महीना थी, शी कंसीव्ड नेचुरली एट द एज ऑफ 41। अमेजिंग स्टोरी। अनदर स्टूडेंट रिसेंटली हुआ है, 32, हैविंग अ मिसकैरेज, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस के साथ हमारे पास आए। अभी डॉक्टर्स ने बोला था आईवीएफ के अलावा कोई चांस नहीं है। शी जस्ट वांटेड टू गिव हरसेल्फ अ चांस बिफोर आईवीएफ। शी डिड इट। अभी उनका इन्फ्लेमेशन बहुत कम है, एंडो एडिनो काफ़ी चीज़ें, वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है हमारे साथ। एंड या उनको डॉक्टर ने भी बोला है कि नेचुरली ट्राई करो, जब प्रेग्नेंट हो जाओगे मेरे पास आना। दैट्स व्हाट ही हैज सेड, द सेम डॉक्टर। वी आर नॉट सेइंग दिस, द डॉक्टर इज सेइंग दैट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो तो आईवीएफ की भी जब बात आती है तो इसमें ऐसा होता है, मैंने ऐसे ही बोल रही हूँ कि जब आपका एंडो का शुरू होता है तो आपके दिमाग में आ ही जाता है कि नेचुरली आप नहीं कंसीव करने वाले, अब आपको आईवीएफ पे जाना पड़ेगा। तो ये आईवीएफ की जर्नी जो होती है वो इट्स सेल्फ ट्रॉमेटाइजिंग जर्नी। आपके पास कुछ ऐसे केसेस हैं? बहुत है। सी मेरे कुछ और स्टूडेंट्स ये ऐसे, ज़रूरी है आईवीएफ? नो, नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। इट हैज़ बिकम अ बिजनेस इन इंडिया। On camera, I don't know I should say it or not, but yeah. See, in some cases IVF is required. Like, आपके ट्यूब्स नहीं है। IVF is a medical miracle to help people. Great. But जिस तरीके से अभी इंडिया में, मतलब तुम एक गली में, इंडिया में कहीं भी किसी भी शहर में एक गली में तुम 1 किलोमीटर चलो, तुम्हें 3 आईवीएफ सेंटर अगर ना दिखे, बिल्कुल, हाँ। मेरा नाम बदल देना। दैट इज द काइंड ऑफ बिजनेस इट हैज बिकम, राइट? क्यों? बिकॉज लोगों को आजकल के डेट पे लड़का लड़की दोनों को ही लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं एंड इट्स अ शॉर्टकट। ठीक है कि चलो आईवीएफ कर ले, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में आईवीएफ का सक्सेस रेट इज ओनली 20% इन द बेस्ट ऑफ द क्लिनिक्स। लोग एंडो की सर्जरी के लिए नहीं जाते पर आईवीएफ के लिए आईवीएफ के लिए चलो, उनको नॉलेज ही नहीं है ना। देखो बहुत सारी चीजें हैं। आईवीएफ क्या है? You are taking the sperm, you are taking the eggs, you are fertilizing it in the test tube, and you are implanting it in your body. Correct? This is the system. Now, अगर आपकी यूट्रस का जो थिकनेस है वो अगर सही नहीं है, जनरली वो 7 to 11 mm के बीच में रहना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिनोमायोसिस, माने आपका जो यूट्रियन थिकनेस है, आपका जो यूट्रस का हेल्थ है वही ठीक नहीं, और आपका यूट्रिन कैविटी भी नहीं है। मान लो कि आपका एंडोमेट्रियोसिस इतना बड़ा हो गया कि वो यूट्रिन कैविटी को दबा रहा है, मैं आईवीएफ करके क्या कर लूँगी? कुछ नहीं, वो तो इम्प्लांट होगा ही नहीं ना। वो तो मे बी, देखो आप जब इंटरकोर्स कर रहे हो शायद आपके बॉडी में टाइनी माइनी फीटस बन रहे हैं, बट सिंस आपके जो यूट्रिन हेल्थ अच्छा नहीं है, दैट इज द रीजन वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। वो तो आईवीएफ के केस में भी हो सकता है, राइट? तो मैं अनलेस एंड अनटिल मैं अपनी यूट्रिन हेल्थ को ठीक करूँ, स्पर्म क्वालिटी को ठीक करूँ, ठीक है, आईवीएफ करके मेरा क्या फ़ायदा होगा? आईवीएफ इज़ रिक्वायर्ड। बहुत सारे लड़कों की इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, बहुत सारी लड़कियों का ट्यूब्स नहीं होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे कपल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, दे आर नॉट रियली एबल टू मेक इट, राइट? IVF is great for them, but you need to go for an IVF with a good health.
when you already have a hormonal disorder and on top of that you are doing a lot of hormone therapy, it is worsening your health instead of making it any better. So yes, in some cases IVF can help you, but जिस तरीके से endometriosis है ही बोल के आप IVF के लिए जा रहे हो, that is मतलब एंडो मतलब इनफर्टिलिटी? no, absolutely not. मेरे एटलीस्ट लास्ट 3 महीने में 10 मेरे स्टूडेंट ने कंसीव किया है। सब हमारे इंस्टाग्राम में हैं, जाके देख लो, सारे रिव्यू सब कुछ है। द थिंग इज़ दैट कि एंडोमेट्रियोसिस अगर इनफर्टिलिटी होता तो ये कैसे होता? आखिर उसी के डर से तो आईवीएफ के लिए एंडो पेशेंट सबसे ज़्यादा जाता है आईवीएफ के करेक्ट, लिए। करेक्ट। तो वही है ना कि वो लोगों का डर को कैशिफाई किया जा रहा है एंड लोग भी जा रहे हैं। लोगों को ट्विन्स चाहिए एक ही बार में, कस्टमाइजेशन चल रहा है, ये भी हो रहा है, तो मुश्किल है। इट्स अ बॉडी कितना आईवीएफ झेल पाती है? नहीं झेल पाती है। कितना मतलब ये मुझे लगता है 3-4 तो तुम एक चीज़ ट्राई मुझे करते बताओ, thousands of years women human being has given birth naturally. ये सडनली 10, 15, 20 साल, 30 साल में IVF का चक्कर आ भी गया, नहीं, मुझे लगता है 5 साल से ज़्यादा हो गया ज़्यादा है। हो रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग्स ना कि लाइक लोगों का लाइफ़स्टाइल खराब है, जो हम लोगों ने शुरू से बात किया है कि लाइफ़स्टाइल खराब है। उनको बेसिकली अगर एक लड़का एंड लड़की उनको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो भी अगर वो नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, 3 से 6 महीने लग जाता है। ठीक है ना? आज के डेट एंड टाइम में मैं बता रही हूँ। उसके ऊपर अगर मान लो कि लड़के को थोड़ा डायबिटीज़ है या फिर थायराइड इश्यू है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग काफ़ी ज़्यादा है, स्लीप इश्यूज़ हो रहा है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया इज़ अ वेरी अच्छा, जैसे हम लोगों ने पीरियड पेन को नॉर्मलाइज़ कर दिया है, हम लोगों ने स्नोरिंग को भी इंडिया में नॉर्मलाइज़ कर दिया है। So if you have sleep apnea, all snoring cases are not really sleep apnea, but sleep apnea is a very dangerous thing. स्लीप एपनिया अगर आपको होगा, वो आपके पूरा मेटाबॉलिक हेल्थ को एकदम खराब करके रख देगा एंड वो भी अनडायग्नोस्ड रह जाता है। ठीक है, लड़कों में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब अगर आपको स्लीप एपनिया है तो ये सब कुछ आपके फर्टिलिटी में जाके अफेक्ट कर सकता है। तो अनलेस एंड अनटिल यू मैंने इतना पैसा आईवीएफ में खर्चा करने से पहले पहले ये सब छोटे-छोटे चीज़ों को थोड़ा-सा कंटिन्यू करने की कोशिश क्या बोलते हैं, करेक्ट करने की कोशिश करो एंड देन प्रोबब्ली यू कैन ट्राई नेचुरली, इफ नॉट हैपनिंग देन यू गो फॉर आईवीएफ ना, दैट्स द थिंग। अच्छा, मेरा लास्ट और आई थिंक सबके दिमाग में ही रहता है जैसे ही डायग्नोसिस होती है, क्योर पॉसिबल है? अभी तक तो नहीं। 100% क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, अभी तक तो नहीं। मैंने जितना पढ़ाई किया है, मैंने जितना समझा है, कोई भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जो भी आज के डेट पे चल रहा है, किसी का भी 100% क्योर नहीं है। एंडो तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसका तो रिसर्च ही बहुत कम है, बट डायबिटीज़, थायरॉइड, इसका भी क्योर कहाँ है? स्पेशली वुमेन्स हेल्थ, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, पीसीओएस, पीसीओडी किसी चीज़ का नहीं है। नहीं है। वही बोलते हैं ना कि अगर मेल में होता तो रिसर्च ज़्यादा जल्दी जल्दी तो आ गया है ना, किसके इतने रेयर केसेस में आ गया। राइट आ गया है। तो शायद अभी रिसर्चेस आ जाए, बट क्योर इज़ नॉट रियली 100% पॉसिबल। मैनेजमेंट इज़ 100% पॉसिबल कि हाँ, चलो मैंने सर्जरी कर लिया, अब 10 साल तक मुझे 10 साल, 20 साल जब तक मैं जी रही हूँ, तब तक मुझे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है, हाउ यू आर मैनेजिंग दैट। सो उसी के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको एंडो होगा कि नहीं उस पर मेरा कोई हाथ नहीं है, मतलब आई कैन नॉट रियली हेल्प इट दिस टाइम एंड सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं, बट आपको अगर एंडो हो जाता है देन वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। मतलब आई डोंट वांट इट टू हैपन टू यू, बट अगर वो होता है उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दैट। तो शोमी, अगर कोई साइलेंटली सफर कर रहा है, आपका मैसेज क्या होगा प्लीज? Okay, please don't ignore your symptoms. Go get it checked. साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप इज़ मैंडेटरी इन टुडेज डे एंड टाइम। 6 महीने में एक बार करके अपने यूट्रस को चेक कर लो। यू कैन डू अ प्लेन यूएसजी। यूएसजी से उतना कुछ अच्छा आता नहीं है, टीवीएस स्कैन इज़ ग्रेट, बट अगर आपको लग रहा है कि पीरियड पेन ज़्यादा बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, नींद खराब हो रही है, फटीग लग रहा है, लोग उसको लेजीनेस बोल रहे हैं, उनकी बात मत सुनो। प्लीज़ गेट योरसेल्फ चेक्ड, दैट्स व्हाट आई कैन से। यस, थैंक यू शोमी फॉर कमिंग एंड अपने
एक्सपीरियंस को और अपना जो भी वर्किंग नॉलेज आपका शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. It is a great opportunity, and what you are doing is amazing. Please continue to do that. थैंक यू।